नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए। एक जन्म कुंडली लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। ये जन्म कुंडली एक युवती की है। आइए हम सभी मिलकर इस जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे। मैं जन्म की तारीख आपको बता देता हूं, जन्म का समय, जन्म स्थान। आप जन्म कुंडली का निर्माण कर लीजिए। जन्म की तारीख है 13 सितंबर 1988 और जन्म का जो समय है वो दिन में 11:53 का है। मुंगेर, बिहार। मैं जन्म काल के पंचांग से आपको अवगत कराता हूं। आप पहले उसे भी मिला लीजिए और तब तक इस जन्म कुंडली का निर्माण कर लीजिए। मंगलवार के दिन इन्होंने जन्म लिया, भाद्रपद मास में और शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को। याद रखिए, द्वितीया तिथि के आसपास का जो चंद्रमा होता है वो कमजोर होता है। हस्त नक्षत्र के तृतीय चरण का जन्म है इनका। हस्त नक्षत्र जो है ये चंद्रमा का नक्षत्र है, चंद्रमा यानी स्वयं के नक्षत्र में। वैश्य वर्ण और देवगण, कन्या राशि, ये भूमि तत्व की राशि है। बुध इस राशि के राशिश होते हैं। अब अगर आप इनकी जन्म कुंडली को देखें तो वृश्चिक लग्न की इनकी कुंडली बन रही है। गौर करिए, वृश्चिक लग्न, लग्नपति कौन? मंगल, राशिपति कौन? बुध। आपस में कैसे हैं? तो शत्रु, अति शत्रु। मैंने एक वीडियो में बताया था कि लग्नेश और राशिस आपस में मित्र हों तो ये अपने आप में बहुत मजबूत स्थिति मानी जाएगी, और लग्नेश और राशिस आपस में शत्रु हों तो ये जातक के जीवन काल में एक अंदरूनी अंतर्द्वंद को प्रदर्शित करता है। जातक के भीतर कहीं ना कहीं एक अंतर्द्वंद की स्थिति बनी ही रहती है। पहला पॉइंट है ये। अब देखिए, तो लग्न का मान 20 अंश, बहुत अच्छी स्थिति में, परंतु लग्न ज्येष्ठा नक्षत्र में लग्नपति जाकर के कुंडली के पंचम भाव में, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट। मंगल यहां पर वक्र होकर के देवगुरु बृहस्पति की राशि में बैठे हैं। वक्र होकर के वो और बली होंगे, और देखा जाए तो षडबल के सबसे बलवान ग्रह इनके मंगल ही हैं। तो लग्नेश का जाकर के कुंडली के पंचम भाव में बैठना ये अपने आप में अत्यंत श्रेष्ठ है, बहुत श्रेष्ठ। अब आगे हम बढ़ते हैं। इनकी जन्म कुंडली को अगर आप देखिए तो लग्नेश पंचमस्थ, पंचमेश, सप्तमस्थ और सप्तमेश जाकर के कुंडली के भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। अब यह भी विचारणीय तथ्य है कि सप्तम भाव का स्वामी जाकर के भाग्य में बैठा है तो ये कह रहा है विवाहोपरांत भाग्योदय। शनिदेव की तीसरी दृष्टि जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव पर, जहां के चतुर्थ भाव में राहु बैठे हैं, और शनिदेव की 10वीं दृष्टि पड़ रही है जन्म कुंडली के एकादश भावस्थ बुध और चंद्रमा पर, और इन दोनों पर दृष्टि का पड़ जाना एक मानसिक अशांति और परेशानियों को देने वाला। और कहीं ना कहीं बुध पर शनि की दृष्टि, मैंने बताया था कि पुरुष की कुंडली में हो तो नपुंसकता और स्त्री की कुंडली में हो तो पुरुष सुख से वंचित करता है। अब आगे बढ़ते हैं। देवगुरु बृहस्पति सप्तम में। असल में अगर आप देखें तो देवगुरु बृहस्पति पर किसी भी पापक ग्रह की दृष्टि आपको नहीं दिखाई पड़ेगी। देवगुरु बृहस्पति शुक्र की राशि में बैठे हैं, शुक्र जाकर के नवम में है, फलतः तात्कालिक मित्रता भी है। परंतु अगर स्थान हानि करो जीव सिद्धांत को यहां रखें तो देवगुरु बृहस्पति कहीं ना कहीं दाम्पत्य सुख यहां कमजोर कर रहे हैं। एक और पॉइंट है कि इन पर दृष्टि किसी भी पापक ग्रह की नहीं है, परंतु एक सूत्र आप मेरे मुंह से हमेशा सुनते रहते हैं कि केंद्र में बैठे ग्रह दृष्टि डालें व न डालें, केंद्र के सभी भावों को प्रभावित करते रहते हैं। तो यहां पर वो प्रभाव, और कहीं ना कहीं इसका एक बड़ा प्रभाव आप इनके प्रश्नों में आगे चल करके देखेंगे। अब इनकी राशि की यदि बात करें तो कन्या राशि को ढैया 7.5 इस समय वर्तमान में कुछ भी नहीं है। देव गुरु बृहस्पति की दशा इनको चल रही है, और यह भी आप जान लें कि देव गुरु बृहस्पति की दशा इनको कब से चल रही है। तो देव गुरु बृहस्पति की दशा इनको चल रही है 2016 से। प्रिय दर्शकों, इन्होंने लिखा है कि 2000, अच्छा इनके प्रश्न कोई ज्यादा नहीं है, इन्होंने कुछ बातें अपने बारे में लिखी। इन्होंने लिखा है कि 2020 में मेरा गवर्नमेंट जॉब हुआ, उसके 3 साल पहले से ही मुझे बहुत मानसिक अशांति रहती है। अब जरा गौर करिए कि 2020 में इनको गवर्नमेंट जॉब हुआ और उससे 3 साल पहले यानी 17 के आसपास से कह रही है कि तब से मैं बहुत मानसिक अशांति में रही हूं। और गौर करिए तो राहु की दशा इनको 98 से चली है जब ये 9 साल की थी,
और 2016 के अगस्त में आकर के इनकी राहु की दशा समाप्त हो गई है। जब गुरु की दशा लगी है तब से ये कह रही हैं कि मैं मानसिक अशांति में बहुत ज्यादा रही हूं। अब गौर करिए तो इस कुंडली में गुरु द्वितीय और पंचम के स्वामी होकर के सप्तम में बैठे हैं। नॉर्मली अगर देखा जाए तो देव गुरु बृहस्पति द्वितीय भावपति मारक भाव के स्वामी बनकर के मारक में बैठ करके दाम्पत्य सुख से वंचित कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि देव गुरु बृहस्पति की दशा इनके जीवन काल में आ जाए तो इनको कहीं से भी कष्टदायी होने वाली है। देव गुरु इनको कोई कष्ट देने वाले, पर फिर भी इनको मानसिक अशांति तो हुई। क्यों हुई? तो अगर आप मेरे दर्शक हैं तो जानते हैं कि इनको बीते दिनों में 7.5 ढैया आप मेरे कार्यक्रम को सुनते रहे हैं। 14 वर्ष के वनवास की चर्चा में लगातार जो अभी तुला राशि के लिए लगातार कर रहा हूं वो कन्या के लिए है। चंद्रमा पर शनिदेव की दृष्टि के कारण वो समय था। तो गुरु की दशा होने के बावजूद एक और भी पॉइंट है कि किसी भी ग्रह की दशा में उस ग्रह का अंतर ठीक नहीं होता। तो गुरु में गुरु का अंतर लगभग 2-2.5 साल का समय वो निकला होगा, तो वो भी इनको बहुत अच्छा समझ में नहीं आया। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रही हैं कि अब मैं इससे पहले, अभी ये 3 साल से बहुत मानसिक अशांति में है, उससे पहले यानी कि जब से ये राहु की दशा की चर्चा करें कि मैं बहुत पॉजिटिव रही हूं, खुश रहती थी, अब हमेशा नेगेटिव थॉट दिमाग में आते हैं, बहुत ज्यादा सोचती हूं, गुस्सा भी आता है जो सारा माता पिता पर निकाल देती हूं। गौर करिए तो ये जन्म कुंडली का चौथा भाव है जो माँ का घर है और उस पर शनिदेव अपने ही घर को देख रहे हैं। यो यो भाव स्वामी दृष्टो युतोवा तस्य भाव से वृद्धि ही। जिस घर को भाव के भावेश देखेंगे उस भाव की वृद्धि करेंगे। पर सूत्र और सिद्धांत मैंने समझाया था कि यदि पापक ग्रह उस भाव को देखेंगे तो उस भाव की वृद्धि तो करेंगे, अर्थात इनके जीवन काल में भूमि भवन का सुख तो वो देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं माता के सुख को कमजोर करेंगे, माता को अस्वस्थ करेंगे, जोड़ों और हड्डियों में दर्द की शिकायत उत्पन्न कराएंगे। वहीं सूर्य जो कि पिता के कारक है, जन्म कुंडली में 26 अंश 58 कला के साथ सरकारी नौकरी दिलाने में सूर्य की अहम भूमिका आप देखेंगे। परंतु सूर्य कैसे, तो केतु के साथ हैं और राहु की दृष्टि, ये भी अपने आप पे पीड़ित हो रहे हैं। फलतः पिता के सुख को भी कमजोर, जैसा इन्होंने कहा कि मैं सारा गुस्सा उन पर निकाल देती हूं। क्यों ऐसा है कि ये विचारणीय तथ्य बनेगा, अभी आगे चलते हैं तो पता चलेगा। देखिए मैं बता दूं कि ऐसा आप कह रही हैं जरूर कि आप पहले बहुत पॉजिटिव रहती थी। मैं, अब जाहिर सी बात है कि जो भोगता है उसकी बात को मैं सीधा सीधा कैसे खंडन कर सकता हूं, लेकिन सत्य यही है कि पहले भी आप मानसिक अशांति में रही हैं, अब भी हैं और आगे भी रहेंगी। कारण चंद्रमा पर जब शनि की दृष्टि हो तो मानसिक अशांति कभी पीछा नहीं छोड़ता। जन्म कुंडली का जो चौथा भाव है वो हृदय है, हृदय में ही भावनाएं होती हैं। वहीं पर राहु गत पर शनि की दृष्टि और सूर्य की दृष्टि, यानी तीनों के तीनों विच्छेदात्मक ग्रह संबंध बना रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके चतुर्थ भाव से एक विचलित कर देने वाली भावनाएं आपके मन में सदैव उत्पन्न होती ही रहेंगी। जिनसे बहुत अधिक भावनाएं जुड़ेंगी उनसे वो विच्छेद कराते ही रहेंगे। खैर, मेरी अभी तक शादी नहीं हुई। ऑफिस में एक लड़के से प्यार करती हूं, अलग कास्ट का था, अलग जाति का था। उसकी शादी भी हो गई पर प्यार अभी भी करती हूं। अब आत्मा नहीं करता किसी और से शादी करूं, ऐसा कोई दिन नहीं जो रोकर नहीं गुजरती। कमाल की एक और पॉइंट आप लोगों को समझाना चाहता हूं। इनकी कुंडली में षडबल में 3 ग्रह सबसे बली हैं और वो कौन कौन है, तो वो है सूर्य, मंगल, सूर्य और गुरु। मंगल, सूर्य और गुरु, सबसे अधिक सूर्य है, मंगल है, इसके बाद गुरु हैं। ये तीनों के तीनों ग्रह षडबल में सबसे बलवान है और ये तीनों पुरुष ग्रह हैं। किसी स्त्री की कुंडली में सर्वाधिक पुरुष ग्रह का बली हो जाना, मैंने बताया था कि ये कहीं ना कहीं उसके लिए भी बहुत अच्छा नहीं है, उसके दाम्पत्य सुख को भी ये खराब करने का काम करेगा। खैर, अब इस पॉइंट पर मैं आपको क्या कहूं, ये करना कि वो लड़का शादीशुदा है और अब भी आप उससे प्यार करती हैं, तो कौन जाने कि ये आपकी ये भावनाएं उसको भी पूरी, अब जाहिर सी बात है कि आप 3 साल पहले से उससे प्यार करती थीं और अभी भी करती हैं, तो मतलब ये भावनाएं उसको भी तो पता है। तो एक बात आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, वो निसंदेह इस मामले में मैं इतना ही कहूंगा कि वो 100% गलती करेगा। कैसी गलती? भटकने की गलती, भावनाओं में बहने की गलती। अब जब शादीशुदा हो चुका है, या तो वो भी कठोर निर्णय लेता, चाहे वो जिस भी जाति का हो और चाहे आप जिस जाति की हो। जब प्रेम किया था तो विवाह कर लेते, अब वो हुआ नहीं तो वो भी अगर इस तरह की भावनाओं में बहता है तो अपने जीवन साथी, अपने बच्चे जो भी हैं उनके साथ वो धोखा करेगा, तो उसमें आप भी सम्मिलित मानी जाएंगी। वो अगर, ये जाहिर सी बात है कि उसकी पत्नी का इसमें तो कोई रोल नहीं है, उसका तो कोई दोष नहीं, तो जब उसका कोई दोष नहीं तो वो दंड क्यों सहे? तो जब वो दंड सहेगी तो प्रकृति आपको भी दंड, ये लड़का तो दंड का भागी है ही, आप भी उसमें दंड के भागी बनेंगी। तो मेरे हिसाब से ये तो बनता ही नहीं है। अब जब उसकी शादी हो चुकी है तो ठीक है,
अब तो वो अलग ही नज़रिए से आपको देखना पड़ेगा। हो सकता है ये भाषण देने में मेरे लिए आसान हो, पर सामान्य जीवन में ये कठिन प्रतीत होता हो, और तब जबकि जिससे प्रेम करते थे वो सामने ही रोज ऑफिस में दिखाई पड़ता हो। मैं बहुत अच्छे से इस बात को समझ सकता हूं। लेकिन अब या तो आपको अगर नौकरी के लिए जगह चेंज करना पड़े तो वो कर लीजिए। ये है आपकी जन्म कुंडली का पंचम भाव, प्रेम भाव। प्रेमपति जाकर के कुंडली के सप्तम में बैठे हैं। कोई बहुत पीड़ित स्थिति नहीं थी, शायद उस समय सही निर्णय न लिया गया हो, या आत्मविश्वास के साथ कदम न उठाया गया हो। अब उसके घर वाले नहीं चाहे हो तो अलग बात है। आपकी कुंडली में प्रेम संबंध में पढ़ करके और उसके बाद फिर उसी से विवाह हो जाए तो कोई बहुत आश्चर्य नहीं है। हो सकता था इस कुंडली में प्रेम संबंध से ही विवाह होने की बात थी। अब देखिए, एक बात आपको बता देता हूं कि जन्म कुंडली का ये जो चौथा भाव है, भावनाओं का घर है, ये धोखे का भी घर है, और वहीं पर राहु शनि सूर्य सब की दृष्टि है, तो जीवन काल में आपको धोखे भी मिलेंगे। मैं नहीं जानता उस लड़के को बाकायदा, लेकिन मैं ये जानता हूं कि अगर ये कुंडली ऐसा कह रही है तो आपको आपके जीवन काल में धोखा ही मिलना है। तो सबसे पहले इस तरह की बात से तो आपको बाहर निकल आना चाहिए। ये गलत है, ये विशुद्ध रूप से गलत है। कल को आपकी इस भावनाओं को समझते हुए, क्योंकि वो भी वहीं पर है, आप भी वहीं पर हैं, आप दोनों के मन में कोई भी ऐसे विचार उत्पन्न होते हैं तो जरा सोच के देखिए कि इसका मतलब क्या होगा, क्यों किया जा रहा है ये, तो ये ठीक नहीं है। इससे आप पहले बाहर निकल आइए। अब आगे ये लिखती हैं कि किसी भी लड़के का रिश्ता आता है तो डर जाती हूं, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैंने अपने प्यार को मांगने के लिए काशी गई, कामाख्या गई, भगवान की इतनी पूजा की, नवरात्रि भी करती हूं, पर भगवान ने हमको अकेला कर दिया। शायद भगवान जानते होंगे कि वो आपके लिए उचित नहीं है। देखिए, जब आप इस पॉइंट पर आते हैं तो यहां पर मेरे पास दो ही तर्क होते हैं, और वो तर्क शायद से जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि अब जो घटनाएं घटित हो चुकी हैं वो बंदा वही है। अब तो सामने ही आपको पूछ लेना चाहिए था, और वो लाइन भी लिखना चाहिए था कि केवल कास्ट के चलते विवाह नहीं हुआ, वो नहीं तैयार था, तो वो नहीं तैयार था तो आपको भी नहीं होना चाहिए था, फिर बात ही खत्म हो जाती। फिर भगवान के पास क्यों गई। आप बिहार की बात कर रही हैं, आप मुंगेर से हैं, वहां जाति देखी जाती है, ठीक है, मैं इसको बुरा नहीं मानता हूं, मैं तो इसको अच्छा ही मानता हूं। क्या बुराई है इसमें। अगर वो लोग मानते थे, आपके घर वाले भी मानते थे, तो आपके घर वाले मानते थे तो मैं इसको भी अच्छा मानता हूं, उस लड़के के घर वाले मानते थे तो मैं इसको भी अच्छा मानता हूं। इसमें क्या बुराई है। तो इसमें न तो हम भगवान को दोष दे सकते हैं कि आप काशी जाएं और कामाख्या जाएं। भाई, अगर काशी और कामाख्या जाने से हो जाए तो कल को किसी को कोई पसंद आ जाए। जरा सोचिए इस बात को कि कल को किसी को कोई पसंद आ जाए और काशी कामाख्या जाना वो शुरू कर दे और भगवान से कहे कि हमने तो मांगा था, आपने दिया नहीं। ये समझना जरूरी है, प्रकृति किसी भी तरह के बंधन को देने और तोड़ने का काम नहीं करती है। प्रकृति उसी जगह पर आपके बंधन अगर करती भी है, प्रकृति अगर कुछ करती है तो वो सिर्फ इतना ही कर सकती है कि जहां निर्धारित बंधन है आपका, जहां से आपके प्रारब्ध पूर्ण होने वाले हैं, उसी जगह पर आपको जोड़ेगी, उससे इतर नहीं। और कौन जाने कि हो सकता है उस लड़के का भाग्य इतना मजबूत ना हो। आपके सप्तमेश जाकर के भाग्य भाव में बैठे हैं, विवाहोपरांत भाग्योदय की सूचना ये कुंडली दिखा रही है, तो कौन जाने कि हो सकता है उसका भाग्य इतना मजबूत ना हो। आपकी कुंडली में द्वितीय पति जाकर के कुंडली के अष्टम में बैठे हैं, ये पति की आयु को थोड़ा कम करके दिखाता है। हो सकता है उस लड़के की आयु बहुत अच्छी हो, कई तरह की बातें हम उस हो सकता है से बाहर निकल जाने में भलाई है। अब तो हम आगे बढ़ सकते हैं। अब रही बात कि आपको कोई पसंद नहीं आता, आपने जो लाइन लिखा था ना कि मुझे जब गुस्सा आता है तो अपने माता पिता पर निकाल देती हूं, नंबर 1 पॉइंट। और अब इसी पॉइंट को आप ले लीजिए कि अब आप अकेले हैं, दुखी हैं। देखिए, आप नौकरी भी करती हैं, सब कुछ आपके जीवन में हो, तब भी आपकी सबसे बड़ी समस्या आज के समय में क्या है। आज के समय में बेहतर से बेहतर युवक लाकर के आपके सम्मुख रखा जाए तो आपका जो दिमाग है वो कंपेयर करेगा उस लड़के से इस लड़के को, उसमें ये अच्छाई थी या ये बुराई थी, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। और ये चीजें जो है आपको जीवन पर्यंत दुखी करती रहेंगी। तो सबसे पहला काम आपको करना है, जिसे कि आप अभी तय करिए, कंपेयर करना बंद करिए। आपके भाग्य का जो है, आपको जो मिलना है, प्रकृति वो आपको दे देगी। आप लेने की तैयारी करिए और व्यवस्थित होइए। गोचर कुंडली के हिसाब से विवाह का समय अभी भी चल रहा है, गुरु की दशा चल रही है और गुरु इस समय गोचर कुंडली में आपके नवम में चल रहे हैं। अगर कोई अच्छा रिश्ता आता है तो बिना विलंब किए, अब अविलंब, क्योंकि ऑलरेडी उम्र काफी से ज्यादा काफी हो चुकी है, फिर तो समय के बाद अब तो विवाह का भी कोई खासा मतलब नहीं रह जाएगा। ऑलरेडी देखा जाए तो पंचम भाव में यहां पर मंगल बैठे हुए हैं, पंचम पति जाकर के सप्तम में ये संतान सुख को बाधित करते हैं।
स्त्री की कुंडली है, यहाँ चंद्रमा और मंगल यही दोनों संतान उत्पत्ति के कारण बनते हैं। ये दोनों आमने सामने है, अच्छी बात है, लेकिन शनि की दृष्टि पड़ रही है चंद्रमा पर और मंगल पंचम में बैठ करके और षडबल में दूसरे सबसे बली ग्रह हैं। कहीं ना कहीं ये भी एक परेशानी खड़ी करते हैं कि स्त्री की कुंडली में उनके पीरियड्स वगैरह को खराब कर देते हैं, हार्मोनल उनको परेशानियां दे देते हैं। मुझे नहीं लगता है कि आपको मैं किसी भी तरह से रुकने की सलाह दूंगा। अब तो योग चल रहा है तो हर हाल में आपको करना चाहिए, और रही बात इसके लिए किसी तरह से भी भगवान को आप दोष नहीं दे सकती। मेरे 2 भाई हैं, दोनों भाई को मेरे से कोई मतलब नहीं है। दोनों भाइयों ने माता पिता और मेरा खाना रहना अलग कर दिया है। बोलते हैं किसी से भी शादी कर लो। शायद आपकी कुंडली में भाइयों का भी सुख नहीं है। अगर आप गौर करें तो चाहे वो बड़े भाई हो या छोटे भाई, बड़े भाई के घर का मालिक स्वयं शनिदेव, लेकिन बड़ा भाई पाप करते, सॉरी ये छोटा भाई का घर है, छोटे भाई के घर का मालिक जाकर के कुंडली में बैठा हुआ है। कुंडली के द्वितीय भाव में दोनों ने ही पाप मध्यत्व में इस भाव को डाल दिया है। उसके कारक जाकर के बैठे हैं कुंडली के पंचम में, और वो जिसकी राशि में बैठे उसके राशिपति सप्तम में बैठ करके कहीं ना कहीं इसको भी कमजोरी लाएंगे। और एक और पॉइंट है कि बड़े भाई के घर का मालिक, हालांकि आपने जो आपको ने लिखा है कि मेरे भाइयों ने ही मुझे पढ़ाया इत्यादि है, मतलब आपसे वो बड़े ही होंगे, तो वो बुध चंद्रमा देखा जाए तो इस कुंडली में पीड़ित, और देवगुरु के बारे में मैं चर्चा कर आया हूं कि बैठे हैं सप्तम में देवगुरु बृहस्पति को कोई विशेष ऐसी स्थिति में नहीं मैं कहूंगा। एक स्त्री की कुंडली के लिए पति के कारक बनकर के ये पीड़ित यहां पर हो रहे हैं और द्वितीय पति बनकर के पीड़ित ही हो रहे हैं यहां पर। तो ये कोई बात नहीं है। जरूरत क्या है, अब तो देखा जाए तो आप अपने पैरों पर खड़ी हैं और देखा जाए तो आप अपनी सब कुछ कर ही रही हैं, कर सकती हैं अपने लिए। आप नौकरी कर रही हैं, आपके भाई अगर आपका साथ नहीं भी देते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ी चिंता की बात। ठीक है, मैं मानता हूं एक लड़की जिसको शादी इत्यादि करनी है उसके लिए भाइयों का साथ, माता पिता का साथ, सबका साथ चाहिए होता है। पर फिर भी अभी आप सबसे पहले तो अपने भरोसे आइए। आपकी कुंडली में सूर्य, मंगल, सभी पुरुष ग्रह ही बली हैं, तो आपको पता है कि आपको तो वैसे भी किसी का साथ नहीं चाहिए। जब सारे पुरुष ग्रह ही बली हैं आपकी कुंडली में तो खुद के भरोसे आगे बढ़ना होगा आपको। अब आगे इन्होंने लिखा है कि गुरुजी मुझे कौन सा रत्न मेरे लिए अच्छा है, कौन सा ग्रह सही है, कौन सा खराब है, मुझे कड़ा, रत्न, छल्ला क्या पहनना चाहिए। मैं भगवान शिव की पूजा करती हूँ और माता पिता की भी। माता पिता पर तो आप गुस्साती हैं, कहाँ पूजा उनकी करती हैं। गुरुजी मैं पहले की तरह पॉजिटिव और खुशी से जीना चाहती हूँ, क्या करना होगा। कुछ नहीं, विवाह करिए। देखिए, हमारे खुशियों के पीछे भी हम हैं और हमारे दुखों के पीछे भी हम हैं। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। हमारी खुशियां भी हम ही तय कर रहे हैं और हमारे दुखों को भी हम ही तय कर रहे हैं। काहे को हो रही हैं? ठीक है, आपके साथ जो हुआ, हो सकता है प्रकृति ने कुछ और आपके लिए सोच रखा था, आपको आपका प्यार नहीं मिलना था, हो गया। कुछ और हम सोचेंगे, हम और बेहतर सोचेंगे और हमें बेहतर मिलने वाला होगा। हो सकता है वो मिल जाता, वो सम्मान ही नहीं देता, वो प्यार ही नहीं करता। कई बातें हैं, समय के साथ चीज़ें बदलती हैं। तो आपको जो पॉजिटिविटी चाहिए, आपको जो खुशी चाहिए, आपकी कुंडली में कौन बली कह रही हैं आप। सूर्य भी आपका बली है, मंगल भी आपका बली है, गुरु भी आपका बली है। वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए और क्या चाहिए। हाँ, चंद्रमा सबसे कमजोर पड़ रहे हैं, इनका मैं उपाय लिख देता हूं। षडबल के सबसे कमजोर ग्रह आपके चंद्रमा ही हैं, तो मैं इनका उपाय आपके लिख देता हूं। आगे आपने लिखा है कि आपने लिखा है कि पॉजिटिव रहना चाहती हूं। इसके लिए कोई मूल मंत्र नहीं है। मूल मंत्र है आप अपनी खुशियों को अलग मत ढूंढिए। अब देखिए, आपका केस थोड़ा और खतरनाक होता जा रहा है। अब जब आपके भाई आपके माता पिता के साथ अलग आपको किए हुए हैं तो हो सकता है कई बार ऐसे केस में आजकल लोग डरने भी लगे हैं कि सपोज करिए आपका विवाह करेंगे तो आप अपने ससुराल को समय देंगे कि अपने मायके को समय देंगी। उस अवस्था में भी कई बार लोग अब विवाह के लिए तैयार नहीं होते हैं। खैर, गुरुजी मैं किसी से शादी कर पाऊंगी या नहीं। मेरी माँ बहुत परेशान रहती है शादी के लिए। माँ को मना नहीं किया पर रिश्ता अच्छा नहीं मिल रहा है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, देखिए धीरे धीरे बुरा मत मानिए, लेकिन ये सुन के थोड़ा सा आपको बुरा लगेगा, परंतु ये जो आप बात पूछ रही हैं ना, ये कहीं ना कहीं ये भी है कि पुरुषों वाले गुण जागृत हो रहे हैं आपके भीतर। और ये बात समझिए, इस बात को, स्त्रीत्व पुरुष ग्रहों के अधिक बली होने के चलते, हालांकि आपका लग्न वृश्चिक है पर फिर भी पुरुष ग्रहों के अधिक बली होने के चलते, लग्न और राशि का जरूर उस पर आपके ऊपर आपकी सुरक्षा के लिए है, लेकिन ये पुरुष ग्रहों के बली होने के चलते संभवतः धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतेगा फिर आप लड़कों में कमियां ही निकालने लगेंगी। याद रखिए, हम विपरीत से सदैव प्रेम करते। अब ऐसा नहीं है, हो सकता है कुछ ऊपर कुछ नीचे, हम अपने हिसाब से चीजों को चुनते हैं, लेकिन विपरीत से हम सदैव प्रेम करते हैं। परंतु अगर हर जगह हमें कमियां ही कमियां दिखने लगे तो फिर पूछना पड़ेगा कि क्या वो सारे गुण आपके अंदर भी आ रहे हैं, क्या उसमें कमियां इतनी क्यों दिख रही हैं। क्योंकि इंसान खुद की कमियां ज्यादा देख सकता है, इसे जान सकता है। विपरीत तो प्रेम ही कर सकता है, विपरीत से प्रेम ही उत्पन्न होगा। प्रकृति ने हमें बनाया ही ऐसे है।
पर यहाँ कुछ गड़बड़ी हो रही है। तो सबसे पहला काम आप करिए, विवाह करिए। और माँ का परेशान होना जायज है, आपका योग चल रहा है। देखिए, चाहे वो लड़के की बात हो या लड़की की, मैं दोनों के लिए कहना चाहता हूं, जीवन साथी आप सिनेमा की तरह नहीं ढूंढ सकते हैं, और सिनेमाई जीवन नहीं होता। जीवन एक अलग ढर्रे पर ही चलता है। आप सिनेमा जो देखते हैं ना, वो वहीं के लिए है। पर्दे पर देखिए, और देख करके जैसे ही बाहर निकले, टिकट फाड़ा, उसके साथ सब कुछ भूल जाना चाहिए। उसे जीवन पर लागू मत करिए। और अगर आप हीरो हीरोइन को देखकर उन्हीं के जैसा सोचते हो कि वैसी ही सब कुछ हो, तो मुझे लगता है आप तब भी धोखे में हैं। क्या आप जानते हैं, क्या आप चाहेंगे कि आपकी पत्नी किसी और के साथ ऐसे पर्दे पर ही सही दिखाई पड़े? आप ये बर्दाश्त करते हैं? आपके पति के लिए आप बर्दाश्त करती हैं? तो फिर उनकी जिंदगी अलग है। उनसे देख कर न तो कुछ सीखना है, न उनके जैसा कुछ सोचना है। विवाह कुछ ऊपर और कुछ नीचे, ऐसा ही होता है। इसमें इससे ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं कि कुछ ऊपर और कुछ नीचे, ऐसा ही होता है। यही है विवाह का रूल, एक सामंजस्य। तो वो करिए। और मुझे नहीं लगता है कि अब आपने किसी को पसंद किया था, अब हर जगह उसको कंपेयर करती चलेंगी। हो सकता है उसमें कुछ अच्छाइयां हो तो उसमें कुछ बुराइयां हो। आपको जो लड़का मिलेगा उसमें कुछ बहुत अच्छाइयां होंगी, हो सकता है उसमें कुछ अलग बुराइयां होंगी। कंपेयर छोड़िए और विवाह का योग है, करिए। मेरे दोनों भाइयों ने मुझे पढ़ाया, लेकिन अब मेरे पास अब मेरे से कोई मतलब नहीं है। माता पिता को मैं ही देखती हूं, उनकी पत्नी नहीं चाहती कि मैं इस घर में रहूं, इसलिए घर से अलग कर दिया। अब इसके लिए भी मैं उनको दोष नहीं दूंगा ज़्यादा। देखिए, आपका विवाह समय हो चुका था, विवाह समय से हो गया होता। गुरु की दशा बताइए आपको 16 में लगी थी। गौर करिए तो आपकी कुंडली में राहु की दशा बाल्यकाल में चली थी। आप ये भी बड़ा गौर करिए कि आप पढ़ाई करके नौकरी कैसे ले ली। मैं हमेशा अपने कार्यक्रमों में कहा करता हूं कि राहु की दशा बाल्यकाल में आ जाए तो शिक्षा नहीं होती। इसके पीछे रीजन था कि लग्नेश आपके पंचम में जाकर के बैठे थे, इन्होंने शिक्षा को प्रभावित की, शिक्षा देने के लिए स्थिति बनाई। और साथ ही साथ गुरु की दृष्टि बुध पर पड़ रही है। और देव गुरु बृहस्पति द्वितीय भाव, शिक्षा का भाव, जन्म कुंडली का पंचम, जन्म कुंडली का नवम, ये सब गुरु के प्रभाव में भी कहीं ना कहीं है। तो आपकी पढ़ाई हो गई। इसके चलते ऑलरेडी प्रकृति ने आपको काफी वरदान दिए हुए हैं। उन वरदानों का आपको लाभ उठाना चाहिए। और आपके जीवन का जो एक एक दिन गुजर रहा है वो ठीक नहीं है आपके लिए। फिर कल को जाकर के मन कर भी दे, क्योंकि अब माता पिता बुजुर्ग हो रहे होंगे, भाई अपना रास्ता पहले नापे हुए हैं, माता पिता नहीं रहेंगे, तब आपका क्या होगा? सोचा है कभी? तो 2024 की जुलाई से 1 जुलाई 2024 गुरु में शुक्र का अंतर आ रहा है। गुरु शुक्र एक दूसरे से तीसरे 11वें के लाभ संबंध में है। विवाह का योग बन रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि राह चलते कोई लड़का उठा लीजिए। आप नौकरी कर रही हैं, आपको आपके जैसा लड़का मिलना चाहिए, लेकिन आपको ये भी देखना चाहिए कि उम्र बढ़ती जा रही है। अब कौन लड़का बैठा होगा? अब आप सरकारी नौकरी कर रही हैं तो किसी पेपर बेचने वाले से तो शादी करेंगे नहीं, आप अपने जैसा ढूंढेंगी। तो जो आपके जैसा होगा वो बैठा क्यों होगा? वो क्यों नहीं अब तक उसकी शादी हो गई हो? क्यों नहीं उसके बच्चे अब स्कूलों में पढ़ रहे होंगे? अब कई चीजों को आपको मैनेज करना होगा। आगे इन्होंने लिखा है, मैं कभी पैसे को महत्व नहीं दिया। मेरे लिए परिवार, प्यार, रिश्ते का ही महत्व है, ज्यादा है मेरे जीवन में। और जीवन में मेरा पैसा है पर परिवार नहीं है। सब कुछ है आपके पास। मुझे तो ऐसा लगता है कि पैसे भी अगर दिख रहे हैं, परिवार भी मुझे दिख रहा है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। जरा सोच के देखिए, एक बार पूछ के देखिए कि अगर ये नौकरी आपके पास नहीं होती, घर में एक चिंता करने वाली मां नहीं होती, और ये भाई भाभी तो होते पर वो आपका ध्यान नहीं देते, वो तो आज भी नहीं दे रहे हैं, तो कैसा जीवन होता? तो प्रकृति ने आपको जो दिया है उसके लिए प्रकृति का शुक्रगुजार बनिए। समय आपके पक्ष में है, देव गुरु की दशा है आपको अभी, ये बहुत बड़ी बात है। जिस समय में बुरा दौर चल रहा था वो राहु की दशा थी। उस समय में आप अपने वरदान को समझिए कि उसी समय में आपके भाइयों को आपको नहीं पढ़ाना चाहिए था। स्थिति ये थी आपकी कुंडली की, लेकिन गुरु की दृष्टि का लग्न पर पड़ना, ये वरदान प्राप्त था कि आपकी शिक्षा आपको मिल गई और आज आप यहां खड़ी हैं। अब अपने जीवन को तबाह मत करिए। उपाय, आप पूर्णिमा का व्रत करिए। प्रत्येक माह की पूर्णिमा को सायंकाल चंद्रमा को दूध से अर्घ दीजिए। गुरुवार का व्रत करिए। 11-12 मैं वीडियो बनाया हुआ हूं, मेरे चैनल पर जाकर के वो वीडियो देख लीजिएगा। 14 बृहस्पतिवार के व्रत की मैं बात कर रहा हूं। जैसा कि मैं देख रहा हूं जुलाई आते आते आप शुरू तो करिए, तुरंत जो पहला मौका आएगा विवाह की स्थिति बन जाएगी और विवाह हो जाएगा। अब थोड़ा सा ऊपर नीचे जाना पड़ेगा, उम्र अधिक होती जा रही है। अब सब कुछ आप चाहेंगे वैसा नहीं हो सकता, कुछ चीजों के लिए अब आपको झुकना पड़ेगा। तो परिस्थितियों को देखते हुए थोड़ा झुक जाइएगा। तो ये एक काम कर लीजिए। बाकी
सूर्य ग्रहण है, सूर्य को अर्घ देते रहिएगा। और जैसा कि मैं आपने लिखा है, भगवान शिव की आप पूजा करती हैं, इससे बेहतर क्या हो सकता है, उनकी लगातार आप पूजा करते रहिए। एक सोने का छल्ला आप तर्जनी उंगली में डाल लीजिएगा, बस इससे आपको फायदा मिल जाएगा। और माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। माता के स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए प्रत्येक सोमवार को शिव जी को जाकर के दूध चढ़ाते रहिए, इससे भी फायदा मिलेगा। बाकी सबसे पहले सब कुछ छोड़ के, सब कुछ, नौकरी वगैरह वगैरह सब कुछ बिना काम का है, विवाह सबसे जरूरी है, वो करिए। प्रिय दर्शकों, आप भी यदि इनके लिए कुछ कहना चाहते हैं, इनके हित में कुछ कहना चाहते हैं ताकि इनका जीवन सुखद हो सके, ये सुरक्षित हो सके, तो कमेंट में आपका स्वागत है। आप अवश्य लिखिए ताकि ये पढ़ें और अपने जीवन को और सुरक्षित करें। मुझे इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।